मानव सभ्यता के आरंभिक ग्रंथों में उड़ान का जिक्र बार बार मिलता है। रामायण के पुष्पक विमान एक ऐसा यंत्र जो मन की गति से चलता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी इकरान और डेडलस के पंखों की कहानियां सुनाई जाती हैं। चीनी इतिहास में भी पतंगों का प्रयोग न केवल मनोरंजन बल्कि निगरानी के लिए भी किया जाता था। इन कहानियों में विज्ञान नहीं था, लेकिन सपना था, भावना थी, और यही भावना इंसान को उड़ान के लिए प्रेरित करती रही। 15वीं सदी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उड़ने वाली मशीनों के डिज़ाइंस बनाए। इसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। एक ऐसा व्यक्ति जो चित्रकार था, वैज्ञानिक था और भविष्य दृष्टा भी था। लियोनार्डो दा विंची उसने डिज़ाइन किए उड़ने वाले उपकरण, आज के हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर के सिद्धांत इसी में छुपे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सब केवल स्केच बनकर ही रह गए। न कोई इंजन था, न ही ऐसी सामग्री जिससे ये मशीनें वास्तव में उड़ पाती। और फिर हुई औद्योगिक क्रांति। 18वीं और 19वीं सदी विज्ञान और यांत्रिकी के युग की शुरुआत थी। अब उड़ान को लेकर सोच में तर्क आ गया था। जॉर्ज कायल ने 1804 में पहली बार एरोडायनामिक्स का सिद्धांत समझाया। उसने हवा में स्थिर रहने वाले ग्लाइडर का मॉडल बनाया। फिर आए सैमुअल लैंगले और ऑक्टेव चाटून, जिन्होंने इंजन से चलने वाली मशीनों के प्रयोग किए। सवाल अब भी बना था, क्या इंसान खुद किसी मशीन के जरिए उड़ सकता है, या ये केवल कल्पना ही रहेगी? कई प्रयोग सफलता और असफलता के बीच झूल रहे थे। हर प्रयोग में असफलता मिली। कई बार मशीनें टूट गईं, लोग घायल हुए, कुछ ने जान तक गंवा दी। लेकिन हर असफलता के साथ उड़ान का सपना और मजबूत होता गया। फिर आया 20वीं सदी का आरंभ और इतिहास ने करवट ली। एक ऐसा क्षण जब कल्पना हकीकत बनने वाली थी। कल्पनाओं से शुरू हुआ यह सफ़र अब विज्ञान की दहलीज पर आकर खड़ा था। उड़ान अब सिर्फ परिंदों की नहीं रहने वाली थी। इंसान अब आकाश छूने के लिए तैयार था। हर महान कहानी में एक मोड़ आता है जब सपना हकीकत में बदल जाता है। उड़ान का सपना अब एक सिर्फ कल्पना नहीं थी, अब वह विज्ञान की कसौटी पर उतरने वाली थी, और वो भी खरी। अमेरिका की एक छोटे से कस्बे डेटल ओहायो में एक साइकिल वर्कशॉप में काम करने वाले दो भाई, ऑरवेल और विल्बर, न वो कोई वैज्ञानिक थे, ना ही उनके पास कोई सरकारी फंडिंग थी, लेकिन उनके पास एक सपना था, और उस सपने को उड़ान में बदलने का हौसला भी था। इन्हीं को राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। राइट ब्रदर्स ने उड़ान के लिए 3 मूलभूत सिद्धांतों को समझा: लिफ्ट, थ्रस्ट और कंट्रोल। उन्होंने 1899 से 1902 तक कई ग्लाइडर बनाए। हर बार नया डिज़ाइन, नई असफलता और नया सबक। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता एक कदम और आगे ले गई उनको उस ऐतिहासिक दिन की ओर। 17 सितंबर 1903 मानवता का इतिहास बदल चुका था। स्थान था टिकी हॉक, नॉर्थ कैलिफोर्निया। तेज़ हवाएं, ठंडा मौसम, लेकिन राइट ब्रदर्स के इरादे गर्म थे। सुबह के 10:35 हो रहे थे। ऑरवेल राइट अपने बनाए गए विमान फ्लायर में सवार हुए। किसी ने विश्वास नहीं किया था कि यह मशीनी ढांचा उड़ेगा, लेकिन उस दिन इतिहास ने करवट ली। 12 सेकंड की उड़ान जो 120 फीट ऊंची थी। मानव ने पहली बार धरती को छोड़ा और हवा में उड़ने लगा। राइट ब्रदर्स का सपना और पूरी मानवता की हजारों साल पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई और उड़ान का युग शुरू हुआ। उस एक उड़ान ने साबित कर दिया कि उड़ना संभव है। ये तो बस एक शुरुआत थी। जब इंसान ने उड़ना सीख लिया तो अगला सवाल था, क्या इस उड़ान से दुनिया को जोड़ा जा सकता है, या टूट जाएगा शांति का सपना? 1914 पहला विश्व युद्ध। पूरी दुनिया विश्व युद्ध में जल रही थी और कई देश तो ब्रिटिशर्स की गुलामी में सड़ रहे थे। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था। टैंक, बंदूकें, तोपों के बीच एक नई मशीन ने कदम रखा, और ये था विमान। शुरुआत में विमानों का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन की निगरानी के लिए किया जाता था। ऊंचाई से फोटोग्राफ लिए जाते थे, दुश्मन की स्थिति की जानकारी ली जाती थी। लेकिन जल्द ही इन उड़ते हुई मशीनों पर बंदूकें लगाई गईं,
अब विमान सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो हमला भी कर रहे थे। आकाश अब युद्ध का नया मैदान बन चुका था। एक नई कला जन्म ले चुकी थी जिसे डॉग फाइट कहा गया। ये वो मुकाबले थे जहां दो फाइटर पायलट्स हवा में एक दूसरे से भिड़ते थे, सिर्फ अपने कौशल और मशीन के भरोसे के दम पर। जर्मनी ने बनाए फॉकर, ब्रिटेन लाया सॉवियत कैमल, फ्रांस ने उतारे न्यूपोर्ट फाइटर्स। ये तकनीकी युद्ध का आरंभ था। यहाँ हवा में रणनीति, गति और नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण हथियार थे। इस युद्ध में एक नया इतिहास बना। मैनफ्रेड वॉन रिश्तोफेन उर्फ द रेड बैरन, एक जर्मन फाइटर पायलट जिसने 80 हवाई युद्ध जीते। उसने लाल रंग के विमान में दुश्मन के दिलों में डर पैदा कर दिया। यह पहली बार था जब पायलट युद्ध के नायक बन रहे थे। आकाश अब सिर्फ विज्ञान नहीं था, शौर्य का मैदान बन चुका था। इस युद्ध ने विमानों के विकास को कई गुना तेज कर दिया। 1914 में जो विमान लकड़ी और कपड़े के बने थे, 1918 तक वे बेहतर एरोडायनामिक्स, तेज इंजन और ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस हो चुके थे। पहला विश्व युद्ध इंसान के लिए भयानक था, लेकिन विमान तकनीक के लिए एक आयाम था। पहला विश्व युद्ध अब खत्म हो चुका था, लेकिन एक नई क्रांति घट चुकी थी। अब विमान केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, शांति, व्यापार और यातायात का भी माध्यम बन चुके थे। लेकिन इससे पहले एक और महासंग्राम दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था, और इस बार विमान उसकी सबसे बड़ी शक्ति होंगे। अगर पहला विश्व युद्ध विमानों की परीक्षा था, तो दूसरा उनकी शक्ति का विस्फोट। अब आसमान केवल उड़ान का प्रतीक नहीं था, बल्कि तबाही का भी था। द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज। जर्मनी, इटली और जापान धुरी ताकतें थीं, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी। इस बार युद्ध थल, जल और आकाश तीनों में लड़ा जाना था। लेकिन एक अंतर था, अब विमान पहले जैसे नहीं थे। ये मशीनें अब तेज, ज़्यादा ताकतवर और बेहद सटीक हो चुकी थीं। ब्रिटेन का सुपर मरीन स्पिटफायर तेज़ी, नियंत्रण और युद्ध कौशल में निपुण था। जर्मनी का मैसाचुसेट्स आक्रामकता का दूसरा नाम था। अमेरिका का P-51 मस्टैंग लंबी दूरी के युद्ध के लिए तेज था। जापान का ज़ीरो फाइटर समुराई की तरह चुपचाप और लेकिन तेजी से वार करता था। इन विमानों ने इतिहास की सबसे भीषण डॉग फाइट लड़ी। अब विमान सिर्फ एक दूसरे को नहीं मार रहे थे, अब विनाश बन चुके थे ये। शहर, नागरिक और संस्कृति। लंदन ब्लिट्ज, जर्मन बॉम्बर्स द्वारा लंदन पर रात दिन बमबारी हुई। पर्ल हार्बर, जापानी विमानों ने पर्ल हार्बर को मिट्टी में मिला दिया। ट्रस्टेड बॉम्बिंग, एक खूबसूरत शहर राख बन चुका था। आसमान अब मौत की छाया बन चुका था। और फिर आया जेट इंजन, एक क्रांतिकारी आविष्कार। 1944 जर्मनी ने पेश किया दुनिया का पहला फाइटर जेट्स, मैसाचुसेट्स ME-262। यह प्रोपेलर से नहीं चलता था, ये चलता था जेट इंजन से। तेजी ऐसी कि एलाइड फाइटर इसे देख भी नहीं पाते थे। यह था भविष्य का दर्शन। लेकिन युद्ध की दिशा अब बदल चुकी थी। एक बॉम्ब जिसने दुनिया बदल दी। और इसमें विमानों की क्या भूमिका थी? 1945 अमेरिका ने 2 विमान उड़ाए, एनोला के एंड बैक्सकार, जिसके पेट में था इतिहास का सबसे भयानक हथियार, परमाणु बम। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर राख में बदल गए। इन विमानों ने दिखा दिया था कि विमान अब युद्ध को ख़त्म करने का भी मादा रखते हैं। इस युद्ध के बाद सभी देशों को महसूस हुआ कि अब देश की सुरक्षा सिर्फ ज़मीनी सेना से नहीं हो सकती। हर देश ने बनाई अपनी एयरफोर्स, एक ऐसा बल जो युद्ध से पहले दुश्मन को हरा सके। इसी से जन्म हुआ आधुनिक फाइटर जेट्स का और अंतर्राष्ट्रीय एयर डिफेंस नेटवर्क का भी। द्वितीय विश्व युद्ध ने विमान को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक, एक हथियार और एक वैश्विक शक्ति बना दिया था। अब विमानों का युग शुरू हो चुका था, जहां न सिर्फ इंसान उड़ रहा था, बल्कि उसकी सोच भी नई ऊंचाइयों को छू रही थी। 1945 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन दुनिया को चैन नहीं मिला। अब युद्ध नहीं था, पर हथियारों की दौड़ थी। इसे कहा गया शीत युद्ध, और इसका सबसे बड़ा मैदान बना आकाश। अमेरिका वर्सेस USSR,
आसमान पर किसका वर्चस्व होगा। दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों ने तय किया आसमान में किसका झंडा फहराएगा। अमेरिका ने उड़ाया F-86 सेबर, USSR ने उतारे MiG-15I। कोरियन युद्ध के दौरान इन दोनों ने लड़ाई लड़ी आसमान में सबसे तेज और घातक बनने की। ये था दुनिया का पहला जेट डॉग फाइट। आसमान में स्पीड की हदें तोड़ता जेट। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी वैसे वैसे बढ़ी स्पीड, टेक्नोलॉजी। फाइटर प्लेन्स अब केवल आवाज की गति से नहीं बल्कि उससे भी तेज उड़ने लगे। इसे कहा गया सुपरसोनिक फ्लाइट। 1947 में अमेरिका ने बनाया इतिहास। चक येगर ने बेल X-1 से ध्वनि की गति को पार कर लिया, मैक 1। ये था इंसान का आवाज से तेज उड़ान भरना। इसी के साथ शुरुआत होती है स्पेस रेस की। अब सिर्फ जेट नहीं, रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट भी डिज़ाइन हो रहे थे। जैसे जैसे उड़ान तेज हुई, हम धरती छोड़कर स्पेस की तरफ भी जाने लगे, जिसने जन्म दिया स्पेस रेस को। नासा और सोवियत कॉस्मोनॉट्स ने जिन मशीनों से अंतरिक्ष में उड़ान भरी, वो भी पहले फाइटर जेट की तकनीक का ही नतीजा थे। 1950 और 60 में युद्ध खुले तौर पर नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों देश एक दूसरे की जासूसी ज़रूर करने लगे और इनका हथियार बना U-2 स्पाई प्लेन। यह विमान इतना ऊंचा उड़ता था कि दुश्मन के राडार में भी पकड़ में नहीं आता था। लेकिन 1960 में जब सोवियत संघ ने एक U-2 को गिरा दिया तो दुनिया को पता चला कि आसमान की जंग अब और भी खतरनाक हो चुकी है। आसमान में होने वाली जंग अब और विकसित हो रही थी। 1960 और 70 के दशक में विमानों की टेक्नोलॉजी में छलांग आ गई। अमेरिका के F-4 फैंटम 2 पायलट, 2 इंजन, बड़ी स्पीड और राडार गाइडेड मिसाइल से लैस था। सोवियत संघ का MiG-21 दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स थे और फ्रांस का मिराज 3 डेल्टा विंग डिज़ाइन तेज चढ़ाई और उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रसिद्ध था। अब देशों ने अपनी एयरफोर्स को रणनीतिक हथियारों से लैस कर दिया। अब विमानों की युद्ध में निर्णायक भूमिका होने लगी, चाहे वो वियतनाम युद्ध हो, भारत पाक युद्ध हो या अरब इजराइल युद्ध हो। हर बार ये साबित हुआ कि जिसका आकाश पर कब्जा है उसका युद्ध पर भी कब्जा है। शीत युद्ध ने विमानों को एक नया रूप दे दिया। अब वे न केवल सुरक्षा के हथियार थे बल्कि रणनीति, डर और शक्ति का भी प्रतीक थे। ये थी शुरुआत उन अदृश्य, तेज और सटीक मशीनों की जो भविष्य की जंग लड़ने वाले थे। हमने उड़ान भरी थी कपड़ों के पंखों से, अब पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस में, जहां हर उड़ान इंफ्रारेड रेडार, AI और सुपरसोनिक ब्लास्ट से लैस है। ये है 21वीं सदी की हवाई क्रांति। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आज का सबसे घातक हथियार है। दृश्य से गायब हो जाना, और ये संभव हुआ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से। अमेरिका का F-117 नाइट हॉक पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर था। इसके बाद आया F-22 रैप्टर और फिर F-35 लाइटनिंग II। ये विमान राडार की पकड़ के बाहर सटीक, घातक और नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। अब जेट्स न सिर्फ उड़ते हैं बल्कि अपने मिशन को पूरा करके पता भी नहीं चलने देते दुश्मन को कि वो आए भी थे। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मशीनों की क्रांति के बीच हमारा भारत भी अब पीछे नहीं था। LCA तेजस मार्क 1A स्वदेशी ताकत का प्रतीक है। MCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट 2030 तक आ सकता है। TED-BF CATS वॉरियर्स हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल, सब पर काम जारी है। भारत अब न सिर्फ जेट्स बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यह है आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। एक कल्पना थी उड़ने की, आज वह सपना आकाश की सीमाओं को पार कर चुका है। फाइटर जेट्स न सिर्फ मशीनें हैं, वे मानव बुद्धि, विज्ञान और साहस के सर्वोच्च प्रतीक हैं। और याद रखिए, जहां उड़ान है वहां भविष्य है।